तो स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेकंड वीडियो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड या जो इंफॉर्मेशन या फॉर्मुलों पे बेस्ड है, डेटा पे बेस्ड एनसीईआरटी वाला पार्ट है उसके लिए। तो यू रिमेम्बर एक और चीज है, देयर इज अ ये वेव में ही है, इट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर के से डिनोट करते हैं दिस व्हाट 1 अपॉन मी नॉट इंटू ई क्रॉस बी। जो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ई क्रॉस बी 1 अपॉन पॉइंटिंग वेक्टर है क्या? पॉइंटिंग वेक्टर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। मीडियम के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी पास होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। फिर अच्छा, ये म्यू नॉट के टर्म्स में है, एंड बिकॉज यू नो दैट सी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, आप से एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। यस क्लियर? फिर स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका कि एसी में है, तो यूल सी एसी में एक तो आपको आना चाहिए एडमिटेंस क्या होता है। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आई नो वो आपने पहले से रिवाइज किया हुआ, आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। मैं केवल उन चीजों को याद दिला रहा हूँ जो थोड़ा सा थियोरेटिकल है और मे बी कि आपकी नोटिस में ना हो, क्योंकि आप अदरवाइज एनसीईआरटी से रीड करते हैं। सो सी, एडमिटेंस इज व्हाट? एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ impedance. Admittance is what? Reciprocal of impedance. और एक जो क्वालिटी फैक्टर वाला पार्ट है वो भी आप ठीक से देखेंगे। जैसे क्वालिटी फैक्टर में करंट आई और ये ओमेगा है ना, आई और ओमेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये पी करंट है, चलो ये पी करंट है। पी करंट का मतलब पी जेड की वैल्यू क्या होगी जब मिनिमम होगी, जब पी रेजोनेंस होगा, ओमेगा एल विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इस मोमेंट पे जो पावर जनरेट होगी, उसकी जब हाफ पावर जनरेट होगी, तो यहाँ पे पी करंट जो है, पी करंट का मतलब यहाँ पे आई नॉट नहीं होता, पी करंट का मतलब आई आर एम एस की मैक्सिमम वैल्यू, जबकि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर की इक्वल है। तो जब पावर हाफ होगी तो आई आर एम एस वैल्यू क्या होगी, उसकी 1/√2 टाइम्स होगी, बिकॉज पावर इज व्हाट, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू व्हाट आर। तो मीन्स व्हाट की जब पावर हाफ होगी तो आई की वैल्यू जो होगी ये आई आर एम एस ही है। आई आर एम एस उस टाइम पे इस वाले आई आर एम एस का 1/√2 टाइम्स होगा। सो इसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई नॉट, एंड दिस व्हाट आई नॉट बाई रूट। अब अगर आर एम एस वैल्यू 1/√2 टाइम्स है करंट की, तो इस मोमेंट पे जो जेड की वैल्यू होगी वो जेड कितना होगा, √2 टाइम्स होगा आर का। आर का क्यों? क्योंकि जब ओमेगा आर था, ओमेगा ओमेगा आर के इक्वल था, उस मोमेंट पे जेड किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी जीरो हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, जेड√2 आर के इक्वल होगा उस टाइम पे। अब जो करंट होगी इस वाले पीक की आई नॉट बाई √2 होगी, उसी से मैंने निकाला कि जेड के लिए √2 टाइम्स होनी चाहिए उस आर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जेड के लिए √2 आर है, और जेड की वैल्यू होती क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दैट प्लस व्हाट, √2। इसकी वैल्यू कितनी है, √2। तो यहां से देखो ओमेगा की जो दो वैल्यूज आएंगी, ओमेगा की एक वैल्यू आ रही ओमेगा 1, एक वैल्यू आ रही ओमेगा 2। ये जो विड्थ है डेल्टा ओमेगा एक इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसे बोलते हैं बैंड विड्थ। और क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q इक्वल्स टू इट इज व्हाट, इज ओमेगा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर डिवाइडेड बाई व्हाट, डेल्टा ओमेगा। यहां से ये क्वाड्रेटिक है ओमेगा में, तो ओमेगा की जो दो वैल्यूज आएंगी दैट इज ओमेगा 2 और ओमेगा 1, उससे आपने बैंड विड्थ निकाली, दिस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज द बैंड विड्थ, एंड Q वैल्यू विल बी ओमेगा आर upon delta omega, which is also equal to omega L divided by R, that is also equal to 1 upon omega CR, omega CR। और ये वाला जो ओमेगा यहाँ पे है वो ओमेगा आर ही है, राइट। सो
स्टूडेंट से ध्यान रखना कि क्वालिटी फैक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं एसी में। एसी में फिर इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास में कराया, स्पेशली ध्यान रखना कि देखो जैसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मेन सर्किट में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में मेन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है, मतलब जीरो या मिनिमम। मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल दे करके बताता हूं उसे, आप देखेंगे। जैसे कि पैरेलल में मान लो कि मैंने लिया कि ओमेगा ये एल है और ये सी है, और केवल एल और सी दो ही है, ठीक है ना, और नहीं है। अब तो यहाँ पे कि अगर ये सर्किट जो है कि पैरेलल सर्किट है, अभी इसमें रेजोनेंस वाली कंडीशन नहीं है, तो इन दोनों का वोल्टेज सेम फेज में होगा, क्योंकि जो वोल्टेज कभी इंडक्टर के क्रॉस होगा इट्स इन पैरेलल, वही वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस आएगा, सो वोल्टेज इनका भी सेम फेज में है, राइट। अब इसका जो करंट होगा एल का, वो वोल्टेज से पाई बाई टू लैग करेगा, और कैपेसिटर का करंट इसे पाई बाई टू लीड करेगा। तो दोनों में करंट का फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई का। तो दैट मीन्स कि अगर इसमें करंट आई वन इस ओर है और तो इसमें करंट आई टू इस ओर आएगा, और मेन सर्किट का जो करंट आएगा आई, दैट आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई प्लस आई, I plus I1 will be equal to I2. That means I will be equal to I2 minus I1. Reverse can also be true. I can be equal to I2 minus I1. अगर I2 इस ओर होता और I1 इस ओर होता, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि किस ओर I2 है किस ओर I1 है, आप I का ऑप्शन निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? अब अभी मैंने रेजोनेंस नहीं लिया था, आप देखो इनका वोल्टेज इक्वल था, और अगर रेजोनेंस होगा तो ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी के इक्वल। इसका मतलब कि दोनों का, इसका जेड और इसका जेड, यहाँ पे जेड मैं बोल रहा हूँ और तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, मतलब आई शुड कॉल इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस और द इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी इक्वल है। मतलब मैं जनरल करके जेड बोल रहा हूँ, तो जेड इसका जेड इक्वल है, इसका वोल्टेज भी इक्वल है। दैट मींस कि आई वन विल बी इक्वल व्हाट, आई टू। तो अगर आई वन आई टू की इक्वल होगा तो मेन सर्किट का करंट आई इस केस में क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो जो इस केस में मेन सर्किट का करंट आ रहेगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे ना, अब अगर यहाँ पे कुछ आर की वैल्यू होती, जैसे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आर होता, इज दैट क्लियर? तो या यहाँ पे मेन सर्किट करंट जीरो हो गई, नॉट रेजिस्टेंस आर यहाँ होता, आई एम सॉरी, आर यहाँ है। अब इस केस में क्या होता, जब रेजोनेंस है तो इसकी करंट मान लो इसमें चली गई, लेकिन इसके क्रॉस तो पूरा वीआरएमएस अप्लाइड है, तो इसका जो आर होगा इसके क्रॉस करंट होगी वीआरएमएस अपॉन आर, और वही करंट यहां से केवल रेजिस्टेंस वाली करंट आएगी। सो मैंने बोला कि जब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जब सर्किट पैरेलल में है और रेजोनेंस में है, तो या तो करंट मेन सर्किट में जीरो होगी या करंट मिनिमम होगी। इज दैट क्लियर? और इसमें एक केस ऐसा भी एनालाइज करना आना चाहिए कि जैसे आपसे बोला गया एल आर सी आर, नाउ लुक एट दिस। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल होगा। इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज और इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, इट विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब ये भी हुआ कि जब वोल्टेज की जो वैल्यू इसके क्रॉस है वही वैल्यू वोल्टेज की इसके क्रॉस है ना, ध्यान से समझना। अब इस ब्रांच का जो करंट I1 है, वो I1 क्या होगा, यू नो कि ऐसे केस में जब एल आर सर्किट आप सीरीज में लेते हो, तो VL इस ओर होता है और VR इस ओर होता है, तो सर्किट का नेट वोल्टेज कुछ इस ओर आता है और हम करंट आई इस ओर लेते हैं, तो करंट आई वोल्टेज से उस केस में क्या करती है, लैग करती है। करंट आई क्या करती है, लैग करती है। अब क्योंकि आपको एल और आर की वैल्यू पता होगी, तो आप निकाल सकते हो कि करंट कितना लैग करेगा वोल्टेज से, करंट कितना लैग करेगा वोल्टेज से। इज दैट क्लियर? करंट वोल्टेज से कितना लैग करेगा पता कर सकते हो। ऐसे इस केस में क्या होता है, आप करते हो कि VC इस ओर है और VR इस ओर है, तो यहाँ पे कहीं पे V आएगा, और करंट का फेज ये वाला लेते हो, यहाँ पे V लेते हो, तो यहाँ पे करंट क्या करती है, लीड करती है। यहाँ पे करंट क्या करती है, लीड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस सर्किट में होगा वोल्टेज का फेज सेम है, ध्यान से सुनना, वोल्टेज का फेज सेम है, इसकी करंट वोल्टेज से क्या करेगी, मान लो मैंने वोल्टेज का फेज इससे रिप्रेजेंट किया भी, इसकी करंट वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है, और इसकी करंट वोल्टेज से लीड कर रही है।
तो दैट मीन्स कि इसकी करंट मैंने I2 इस ओर ली और इसकी करंट I1 इस ओर ली, और आपको I1 और I2 के फेज का ये φ1 और φ2 की वैल्यू पता है, यू नो दिस। आप कैलकुलेट कर लोगे आरसी सर्किट से और एलआर सर्किट से कि इस एलआर सर्किट में कितना लैग करेगी करंट वोल्टेज से, वो कैलकुलेट कर सकते हो। आरसी सर्किट में करंट कितना लीड करेगा वोल्टेज से, वो आप कर सकते हो, वो कैलकुलेट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप करंट के फेज I1 और I2 इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। इसलिए ना जब आपको यहाँ पे करंट का फेज का लेना होगा तो आप करंट का फेज अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले सकते हो। इज दैट क्लियर? अब मेन सर्किट की करंट क्या होगा, I1 और I2 का जो फेज डिफरेंस होगा, मेन सर्किट की करंट क्या होगी, क्योंकि हम सब कुछ ये आरएमएस वैल्यूज के लिए करते हैं। तो मेन सर्किट की जो करंट आई आएगी I1 I2 के फेज पे डिपेंड करते हुए आएगी। जैसे जब ऑपोजिट फेज में थे तो आपने और इक्वल थे I1 माइनस I2 जीरो कर दिया था। अदरवाइज जैसा भी आप जैसे वेक्टर्स में निकालते हो ना, तो बिल्कुल वेक्टर्स के तरीके से ही होगा कि वो जितना भी फेज डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आई की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ I1 I2 इनटू व्हाट कॉस ऑफ फाइव, फाइव की वैल्यू φ1 प्लस φ2 हो जाएगी। सो दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सी, और स्टूडेंट से आपको पता ही है कि इंडक्टर में जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है दैट इज व्हाट ऑफ एल आई स्क्वायर। अब आप रे ऑप्टिक्स में बाकी सारी चीजें आपको आती हैं ठीक से, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही है कि एक है कि अगर कोई कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो कर्व सरफेस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है M, दैट इज N1 इंटू वी अपॉन N2 इंटू यू। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे N1 वाले मीडियम में है और इमेज यहाँ पे N2 वाले मीडियम में N1 and N2 आर द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस। सो यहाँ पे क्या आएगा N1 इंटू वी, यानी जहाँ पे V है इस वाले मीडियम में, और N1 आप इसका लोगे N1 इंटू वी अपॉन N2 इंटू व्हाट यू, राइट। देन इसके बाद फिर स्टूडेंट्स डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आपसे जेई मेंस में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कोई और न्यूमेरिकल पैरामीटर नहीं पूछेंगे, राइट। केवल पूछेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से क्या चीज कंक्लूड की गई थी। सो दैट इज व्हाट वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पहली बार वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। सो यू रिमेंबर वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और बाकी वैसे वही है कि डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में से वेवलेंथ क्या होती है, तो जैसे आप मानोगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दो बी वोल्ट से, तो उसकी एनर्जी क्या होगी ईवी, ये इसकी एनर्जी आ गई। आप एनर्जी से इसका मोमेंटम पी निकालोगे, पी इक्वल्स व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइस ऑफ एम इनटू ई। फिर आप इसके मोमेंटम पी से इसकी वैल्यू लैम्डा निकालोगे, लैम्डा इक्वल्स व्हाट एच ओवर पी। तो ये कैलकुलेशन वाइज था। और जब एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन से डेविसन जर्मर ने लैम्डा निकाली थी कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमा आ रहा है, वो लैम्डा इससे मैच कर रहा था, लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, दिस व्हाट एच ओवर पी, दिस क्लियर। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि आपको ठीक से आना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं इनका रेस्ट मास जीरो नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कुछ है, प्रोटॉन का भी है, तो इस तरीके के पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन अलग है। और फोटोन का रेस्ट मास है जीरो, मतलब फोटोन तभी एग्जिस्ट करता है जबकि फोटोन मूविंग कंडीशन में। तो जैसे दोनों का वेवलेंथ लैम्डा दे रखा हो, तो आप फोटोन की एनर्जी कैसे निकालोगे एच सी बाई लैम्डा से, और इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालोगे लैम्डा से पहले उसका पी निकालोगे, पी इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा, और फिर जो पी आएगा उसे उसकी एनर्जी निकालोगे इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम। तो आप ये कैलकुलेशंस में जो जिनका रेस्पॉन्स जीरो नहीं है उनके लिए अलग है, और जिसका रेस्पॉन्स जीरो है उसका अलग है। फोटोन के लिए कैलकुलेशन, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी हो तो सीधे फोटोन की एनर्जी एच न्यू आ गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब में क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंसी न्यू से पहले लैम्डा निकालो, चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी न्यू से आप पहले उसकी लैम्डा निकालोगे, वही सी इक्वल्स टू जो भी उसकी वेलोसिटी वी है, तो आप पहले उससे उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू से आप लैम्डा, और लैम्डा से फिर मोमेंटम, और मोमेंटम से फिर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करोगे। दिस क्लियर? नाउ सी, इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है पॉइंट, इट इज की एटम में जो रदरफोर्ड मॉडल है, तो रदरफोर्ड मॉडल में जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी एंगल पे जो स्कैटर्ड होंगे उसका एन का
एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, इसके साथ जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। जहां पे 180 डिग्री जब आएगा ये, तो ऑलमोस्ट ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू स्कैटर, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका नंबर 180 डिग्री पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। इन n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ये रिलेशन याद रखना है, एक दो बार इसका क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली जब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल को एक ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया गया जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो आप देखो बोला गया मान लो अल्फा पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सलेट कराया गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, अल्फा पार्टिकल के पास 2e चार्ज होगा, दैट इज व्हाट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। सो 2e इंटू v, इसकी एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी इसकी पूरी की पूरी कन्वर्ट किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे। तो जेड ई इंटू ई अपॉन आर नॉट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इज दैट क्लियर? यहां पे देखो मैं ई भी जो जेड ई इंटू टू ई, आई एम सॉरी, जेड ई इंटू टू ई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो कितना है, 2e है, इससे आर नॉट आ जाएगा। और एक और कैलकुलेशन इसी का इसमें है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कि जैसे न्यूक्लियस की ये सेंटर लाइन है, और इस सेंटर लाइन से आपने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, तो जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं आया था, ऐसे जा रहा था सीधे, इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये इस तरीके से टर्न कर गया, फिर जब ये इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आया था, तो इसकी इसके मोमेंटम वेक्टर से सेंटर लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर बी। अब इम्पैक्ट पैरामीटर का आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग है स्टूडेंट्स, जो थीटा को एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, सो आपको ये याद रखना है, राइट। फिर बोर मॉडल में जो स्टूडेंट्स हैं, बोर मॉडल केवल किस चीज पे बेस्ड है, तीन चीजें, एक तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, राइट, दूसरी चीज एंगुलर एम बी आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और तीसरी चीज वही जो रदरफोर्ड मॉडल में था, दैट अट्रैक्टिव फोर्स जितना भी होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, दैट विल बी इक्वल व्हाट mv स्क्वायर बाई आर। तो सारे डेरिवेशंस, रेडियस का, एनर्जी का, ठीक है, रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, आपको जो सारे कैलकुलेशंस करने, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए करना। स्पेशली आप इनमें जो इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, रेडियस का और एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़े वाले टर्म में भी, जैसे रेडियस r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही एनर्जी का। और लेकिन स्पेशली इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे रेडियस r इक्वल r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z, मतलब आपको कोई भी रिलेशन रेडियस का हो, एनर्जी का हो, वेलोसिटी का हो, राइट, एंगुलर मोमेंटम का हो, टाइम पीरियड का है, ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं कि n और z की किस पावर के प्रोपोर्शन, n, क्योंकि जनरली कंपैरिजन का क्वेश्चन होगा, तो n और z के अलावा कुछ कांस्टेंट होगा उसके लिए सिस्टम में, तो वो आप जब दो में कंपेयर करेंगे, आप दो ऑर्बिट्स के लिए, वो क्या हुआ, वो कैंसिल हो जाएगा, दो एटम्स में, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, या दो ऑर्बिट्स में कंपेयर करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, z और n की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद रखना है। और देखो एंगुलर मोमेंटम का मैंने रिलेशन वैसे ही बताया था कि एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई है, मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू q अपॉन 2m। अगर यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट m आ जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, जो फर्दर और चीजें वो कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। जैसे चार्ज जब रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इक्विवेलेंट करंट आई, दैट मींस की इसकी इक्विवेलेंट करंट आई आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज क्यू, उससे फिर सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये पैरामीटर्स आपको स्पेशली एन और जेड के टर्म्स में याद रखने हैं। देन स्टूडेंट्स उसके बाद फिर आपका है कि जो एटम में ही 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अगर वो हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो r 1/λ इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है।
और ये ध्यान रखना, इसमें जो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज का मतलब ट्रांजिशन कहां से होगा, n1 is 1 and n2 could be anything 2 3 4 5 up to infinity। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बामर सीरीज जो होगी वो विजिबल रीजन में होगी, और रिमेनिंग जो तीन सीरीज हैं पास्टल ब्रैकेट फंड, वो किस में होंगी, तो वो होंगी इंफ्रारेड रीजन में होंगी। और सबका कि किससे कौन सा ट्रांजिशन, स्पेशली यहाँ पे कई बार मैंने देखा क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है, जैसे लाइमन सीरीज की, जो लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट वाली लाइंस हैं, सीरीज लिमिट वाली लाइंस यानी वेवलेंथ्स, दे आर व्हाट, सबसे कम वेवलेंथ कौन सी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, जब ट्रांजिशन इंफिनिटी टू वन होगा। और सबसे कम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी, सबसे कम एनर्जी वाली जब ट्रांजिशन फ्रॉम टू टू वन होगा। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उन्हें बोलते हैं सीरीज लिमिट्स। ऐसे किसी भी जो सीरीज है लाइमन मामर पार्शियल ब्रैकेट फंड में, तो कोई भी सीरीज लिमिट, जो अपर सीरीज लिमिट है और लोअर सीरीज लिमिट है, वो किस ट्रांजिशन से आएगी वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स है कि आपका न्यूक्लियस में आपको आना है कि आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू दी पावर वन बाई थ्री। वहां पे आर रेडियस है न्यूक्लियस की, आर नॉट है, आर नॉट इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। हम 10⁻⁵ मीटर को बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर। सो इससे आप किसी भी दो न्यूक्लाई की रेडियस को कंपेयर कर सकते हो, A1 और A2 अलग अलग होगा, उनकी रेडियस को कंपेयर कर सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो 4/3πr³ से। तो अगर उन्होंने वॉल्यूम का रेशो दे रखा हो, वॉल्यूम के रेशो से आप क्या करोगे, एटॉमिक मास का रेशो निकाल लोगे, क्योंकि वॉल्यूम में आएगा 4/3πr³। सो r³ मींस r नॉट a आ जाएगा, ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रेशो से क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक मास का रेशो, और एटॉमिक मास के रेशो से रेडियस का रेशो, या वॉल्यूम से डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो रेडियस का रेशो। तो ये आते हैं, और किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी जब आप कैलकुलेट करते हो इसी से, ठीक है, मास ऑफ ए न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम, तो वो एटॉमिक मास ए के इंडिपेंडेंट आता है, यानी कि सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। तो कभी वो पैरामीटर्स के थ्रू कैलकुलेशन करने के लिए बोले भी, तो भी अगर आप याद रख सकते हो, तो आप याद रखना कि डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है Cm डिवाइडेड बाई 4πr0³ अब आपको आर नॉट की वैल्यू पता है, और m क्या है, m एक न्यूक्लियन का मास है। न्यूक्लियन का मास मींस एक तरीके से कोई कोई भी एक न्यूक्लियन, मतलब न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन हो, उसका मास है, इससे आप इसकी डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है, 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³ होती है, राइट। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन को आप ठीक से देखना, उसमें आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और साथ में 30 से लेकर के 120 की रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन काफी ज्यादा होती है, जो कि अराउंड 7 पॉइंट समथिंग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। जब एटॉमिक मास 830 से कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन कम होती है, और 120 से जब ज्यादा हो एटॉमिक मास, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन क्या होती है, कम होती है। स्टार्टिंग वाले पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन में जो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस मींस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन ज्यादा होगी, अपर पीक में आते हैं, दे आर हीलियम He2He4 6C12 8O16। और एक चीज और याद रखना, जब आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस के लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हो, न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस r न्यूक्लियस के बीच में, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आता है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो इस पार्ट में जो फोर्स है न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये 1 FM है, ये 1 फेम्टोमीटर डिस्टेंस है। तो जब न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 1 फेम्टोमीटर से कम है, 1 फेम्टोमीटर से कम है, तो वहां पे क्या होगा कि फोर्स रिपल्सिव होगा, और जब 1 फेम्टोमीटर से ज्यादा है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अप्रोक्सीमेटली 3 फेम्टोमीटर तक, 3 फेम्टोमीटर तक फोर्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद 3 से अप्रोक्सीमेटली 10 फेम्टोमीटर तक फोर्स अट्रैक्टिव होता है, बट उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है। सेमी कंडक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है पैरामीटर्स, कि एक तो जो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप एक सेमी कंडक्टर के लिए है, दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा हो, राइट। और इंसुलेटर्स के लिए क्या होगा, इंसुलेटर्स के लिए फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर्स के लिए
G इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, ठीक है ना। साथ में Ne into NH is equal to Ni square. Ni is the concentration of current carriers. This concentration of current carriers. तो वो लोग क्वेश्चन में कैसे देते हैं, कई बार लोग आपको concentration of current carrier एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दे देंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि इतने करंट कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो दे देंगे। फिर उन्होंने बोला कि हमने जैसे फास्फोरस की डोपिंग की, तो फास्फोरस की डोपिंग में बताया कि हमने इतने एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम्स हमने डाले, फिर जितने फास्फोरस के एटम्स डाले होंगे उन्होंने, ठीक है ना, फास्फोरस का एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने फास्फोरस के एटम्स डाले, एक तरीके से एनी होल्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। अब वो लोग ऐसे कैसे पूछेंगे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH, तो ये डेटा दे रखा है, ये आपको फास्फोरस वाली कॉन्सेंट्रेशन आ गई पर यूनिट वॉल्यूम, इससे क्या होगा, उसमें होल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी वो निकल आएगा। यही क्वेश्चन अगर एल्यूमिनियम जैसे के लिए होते, पी टाइप के लिए, तो उन्होंने कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी और जितना एल्यूमिनियम पर यूनिट वॉल्यूम में डाला होगा वो NH हो जाएगा, तो उसमें आपसे इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे, आप Ne निकाल लोगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जर्मेनियम के लिए जो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन। ये भी डेटा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मैंने देखा यूज में आता है, इसलिए आपको बता। फिर इसके बाद है कि जब एक जर्मेनियम का डायोड, जैसे डायोड में हम पी टाइप और एन टाइप तो डोपिंग से बनाते हैं, उसका बेस मटेरियल या तो जर्मेनियम है या मान लो सिलिकॉन है, तो जर्मेनियम का जो डायोड होगा जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे गए, जर्मेनियम डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट विल बी 0.3 वोल्ट्स, और सिलिकॉन डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा, मैक्सिमम ड्रॉप, दैट विल बी व्हाट, 0.7 वोल्ट्स होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको एलईडी में याद रखना है क्या, कि एलईडी में आपको याद रखना, एलईडी होता क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, एक फॉरवर्ड बायस डायोड होता है, और फॉरवर्ड बायस डायोड में जो डिफरेंट कलर्स के लिए इस तरीके के, जब फॉरवर्ड बायस डायोड में देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, जब एक इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जाएगा, तो एन साइड का मतलब वो सी बैंड में, पी 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 के साथ जब वो रिकम्बाइन करेगा तो दैट मीन्स की पीक होल कहां पे होगा, सी कंडक्शन उसमें होगा, वैलेंसी बैंड में। तो जो एनर्जी गैप है वहां पे, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है, उसके इक्वल का फोटोन क्या होगा, इमिट होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मटेरियल्स उस फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो एक तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इसका याद रखना है, फिर ये एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी वो याद रखना है, ईडी इक्वल टू व्हाट एच न्यू, फॉरवर्ड बायस्ड है, ये याद रखना है। ऐसे ही बच्चों जो फोटो डायोड है, तो ये था एलईडी, फोटो डायोड में देखो क्या होगा, कि जो फोटो डायोड है, एक तो याद रखना फोटो डायोड में जो डायोड है दैट इज नॉट रिवर्स बायस्ड, डायोड इज नॉट रिवर्स बायस्ड डायोड होगा। तो फोटो डायोड में क्या होगा कि इट इज ए रिवर्स बायस्ड डायोड, जब आप लाइट डालते हो बाहर से, तो लाइट डालने से क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक रिवर्स बायस डायोड में करंट है वो बहुत जल्दी सेचुरेट क्यों कर जाती है, क्योंकि इसलिए जल्दी सेचुरेट कर जाती क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर कम था, जब आपने लाइट डाली माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर इंक्रीज हुआ और करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की तो करंट ज्यादा होगी, और लाइट की इंटेंसिटी कम, I1 कम इंटेंसिटी लाइट डाली तो जो रिवर्स बायस रिवर्स करंट होगी कम होगी, और जब आप ज्यादा करंट डालोगे तो ज्यादा होगी। फिर ऐसे बोलते हैं कि फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस मोड में ही क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन है कि रिवर्स बायस मोड में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो अगर आपने लाइट डालने से थोड़ी सी करंट फ्लक्चुएट होगी, ऑलरेडी ये करंट मिली एम्पियर में है, जब आपने लाइट डाली तो करंट में क्या होगा, मिली एम्पियर्स का चेंज आएगा, वो नोटिसेबल होगा, तो आपको पता लग जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता तो करंट होती, मान लो कि करंट जहां भी करंट में भी माइक्रो एम्पियर्स में थी, वहां भी करंट से मिली एम्पियर्स में,
लाइट डालने से चेंज माइक्रो एम्पियर्स का आया, पहले से करंट फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर्स में, तो चेंज क्या होगा, नोटिसेबल नहीं होगा, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटीज को, इसलिए रिवर्स बायस मोड में, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। इसके बाद एक सोलर सेल, स्टूडेंट सोलर सेल में जो डायोड है वो अनबायस्ड होता है, सोलर सेल में ये वोल्टेज V और ये करंट I, तो सोलर सेल में क्या होता है, अनबायस्ड डायोड। जब आप लाइट डालते हो तो एक तो हुआ कि जब सोलर सेल में आपने शॉर्ट सर्किट नहीं किया है, मतलब आप उससे करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे उनके थ्रू ये पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। इस तरह जैसे ही आप उसे शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो जो चार्जेस एक्यूमुलेटेड थे वो चार्जेस क्या करेंगे, करंट के फॉर्म में फ्लो कर जाएंगे, करंट की वैल्यू आपको तब मिल रही है, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस तब क्या हो गया, जीरो हो गया। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, आप ये याद रखोगे। इसके बाद स्टूडेंट जो मैंने कुछ एक पैरामीटर्स की आपको वैल्यू के लिए बताया, तो आप देखोगे कि सीजी सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है स्टेट कूलम, और एक स्टेट कूलम की वैल्यू होती है कूलम में, वन स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3.33 into 10 की पावर -10 कूलम। स्टेट कूलम वाला कैलकुलेशन जैसे सीजी सिस्टम में है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजी सिस्टम में 1 होती है, तो कैलकुलेशंस में कई बार उनका टारगेटिंग वो ऐसे कैलकुलेशंस देते हैं। अब अगर चार्ज कूलम में दे रखा है, बाकी पैरामीटर्स सीजी सिस्टम में है, तो आप चार्ज को स्टेट कूलम में कन्वर्ट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 ले लो, उससे क्या हुआ, कैलकुलेशंस हो जाएंगे। सिमिलरली बच्चों एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू आपको देखो, एच की भी पता कि एम के सिस्टम में 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है ना, और जूल सेकेंड होती है, जूल सेकेंड। जैसे E इक्वल टू एच न्यू, यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी, E इक्वल व्हाट, एच न्यू, राइट। तो आपने एच की वैल्यू के सिस्टम में डाली, फ्रीक्वेंसी न्यू डाली, एनर्जी आ गई। अब अगर मान लो कि वहां पे एच की आपको एनर्जी की वैल्यू जैसे एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, या एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले फॉर्म में उसमें लाना है, इज दैट क्लियर। और सारी एनर्जीज के टर्म्स आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद रखोगे, एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप सीधे डाल दोगे 4.14 इंटू 10⁻15। तो इससे क्या होगा, जब आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच न्यू, न्यू की वैल्यू डालोगे, एच की वैल्यू गई और एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जब आप मास के इक्विवेलेंट लेते हो, तो 1.78 इंटू 10⁻36 केजी के इक्वल होता है। जैसे यू नो कि मास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मास में कैलकुलेशन सीधे क्या होगा, ये होगा। अब ऐसे ही मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन will be equal to 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन वॉट सी स्क्वायर। यानी कि अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास इस फॉर्म में दे रखा है, आप सीधे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और उसके इक्विवेलेंट एनर्जी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के कैलकुलेशंस में कई बार इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और आपको एक एमयू कितने ग्राम्स की इक्वल होता है वो पता ही है। अब नाउ सी, जैसे आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू एम के सिस्टम में, आई एम टॉकिंग अबाउट गैस कांस्टेंट, इट इज 8.314, इतने डेसिमल के प्लेस की जरूरत नहीं होती, जनरली 8.3 इज क्वाइट इनफ। ये होगा जूल पर मोल और केल्विन, इज दैट क्लियर। अब अगर मान ये जूल की जगह आर्ग में हो, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस जूल वाला याद रखो, उसी को 10⁻7 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये जब जो एनर्जी का यूनिट जब है आर्ग में होगा तब आ जाएगा। दूसरा, आपको अगर ये कैलोरी में निकालना हो, तो आप क्या करोगे, जूल वाली वैल्यू को 4.12 से डिवाइड कर दो, मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे 1/9 होता है ये डेटा, 1/9 आ जाएगा, याद रख सकते हो तो इट्स वेल, अदरवाइज 4.12 से डिवाइड कर दो, वो कैलोरी में आ जाएगा। हाँ, बस एक याद रखना, अगर ये यहाँ पे ये आपका एल एटमॉस्फेरिक पर मोल में हो, तो वैल्यू आती है आर की 0.0820 एल एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना।
वैसे जनरली इस वैल्यू को रियरली कब यूज करते हैं, आपको जनरली जूल में, आर्ग में, कैलोरी में, उसमें आपको आना चाहिए। सिमिलरली जो सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी का, इट इज पॉइज, मतलब ये नोटिसेबल थिंग। सीजीएस यूनिट क्या है, पॉइज है, राइट। और एक सेंटीपॉइज, एमकेएस यूनिट सेंटीपॉइज होता है, एमकेएस यूनिट इज व्हाट, सेंटीपॉइज। और सीजीएस यूनिट विस्कोसिटी का क्या होता है, पॉइज होता है। एंड वन सेंटीपॉइज इज इक्वल टू, वन सेंटीपॉइज इज इक्वल टू 20.2 पॉइज। मतलब मैं फिर से बता दूं, सेंटीपॉइज एमके सिस्टम का यूनिट है और पॉइज एमके सिस्टम का यूनिट है, राइट। और एक सेंटीपॉइज 10⁻² के इक्वल होता है। देन इसमें जो केटीजी में आपको मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू, यू नो कि मीन फ्री पाथ होता क्या है, जब काइनेटिक थ्योरी में यू नो कि मॉलिक्यूल्स में एक ब्राउनियन मोशन होता है, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, कोलिजन के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज मीन फ्री पाथ। तो हर एक कोलिजन में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, कभी किसी एक कोलिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर किसी कोलिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से जो एवरेज होता है कि जब उसने एन कोलिजन्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करा और आपने एन से डिवाइड किया, सो दैट बिकम्स व्हाट, मीन फ्री पाथ। तो लैम्डा की वैल्यू आपको याद रखनी है। जनरली इसके क्वेश्चंस मैंने देखा प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में आते हैं, वो पूछेंगे किन किन चीजों के प्रोपोर्शन, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो 1/√2 into 5 d square into d square by what, n. Just clear? Means what? D is the diameter of the molecule, n is the number of molecules per unit volume. Especially इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखो, lambda is equal to kt upon √2 pi d square into what, p. k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बच्चों k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, p is the temperature, p is the pressure, d is the diameter of the molecule. इसके इस प्रोपोर्शनलिटी की टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं कई बार। सो दीज वर द डेटा बेस्ड एनसीईआरटी की जो इंफॉर्मेशन थी। रिमेनिंग पार्ट ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्चुअल है, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस से क्वेश्चंस के थ्रू आएंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको 2 वीडियोस और भेजूंगा, एक होगी वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉस की, और एक होगी एरर्स की। वो छोटी छोटी वीडियोस हैं, कोई बहुत बड़ी वीडियोस नहीं, आई थिंक मे बी वो 10 to 15 मिनट्स की, तो उन्हें भी आप ठीक से वॉच कर लेना। ऑलराइट।